Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 2 from the human respiratory system and the topic name is mechanism of breathing. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्री या फिर रिवर्स रेस्पिरेटरी ट्री को डिटेल में देखा था, जिसमें सबसे पहले हमने देखा ओरल कैविटी, देन ओरल कैविटी के बाद आदम्स एप्पल, देन यूविला का रोल आ गया, देन उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स के कार्टिलेजेस, उसके बाद ट्रैकिया, फेरिंग्स को थ्रॉट भी बोलते हैं। उससे रिलेटेड फुल इन डिटेल जितनी भी डिस्कशन थी वो सारी हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज के जो लेक्चर है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ वही डिटेल्स करेंगे जो एमडी कैट के लिए इंपॉर्टेंट है, या वैसे कोई लेक्चर वगैरह आपको टेक्स्ट बुक के हवाले से देखें तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उस हवाले से ही इसकी डिस्कशन करेंगे। बिकॉज लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए थे कि एमडी कैट के लेक्चर सिर्फ उसी डिटेल्स के लिए बनाए, ज़्यादा डिटेल्स ऐड ना की जाए, तो इसीलिए हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। नंबर 2, आपको पता है ना कि जब कोई टॉपिक कवर करते हैं एमडी कैट का तो चंद एक बुक से लाजमी तौर पे कंसल्ट किया जाता है। उनमें से पहली बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक और दूसरी बुक होती है फेडरल बोर्ड की बुक, बिकॉज इन्हीं दो बुक्स में से ये पेपर कंडक्ट किया जाता है। तो दैट्स वाई हम दोनों बुक्स को देखेंगे, उनमें से कौन कौन सी डिटेल्स हैं, कैसे ये मैकेनिज़्म हो रहा है, तो हम डिटेल्स के अंदर देखेंगे, इसको समझेंगे। देखें, सबसे पहले ब्रीथिंग की अगर हम बात कर लें तो हमने एक ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में पहले तो फ़र्क समझिए, राइट। तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? देखें, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस वन इज़ अ इन्वायरमेंट। ओके जी, इन्वायरमेंट से जब कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएगा। देखें, इन्वायरमेंट से ह्यूमन बीइंग कभी भी ऑक्सीजन को लेके नहीं जाता, बल्कि किसको लेके जाता है? एयर को लेके जाएगा। और एयर के अंदर आपको पता है कि 78% जो है वो नाइट्रोजन भी होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो वो सारे के सारी चीज़ें कहाँ पर जाएंगे? वो आपके एयर पासेज वे के अंदर चले जाएंगे, यानी कि एयर पासेज वे जो आपका कंडक्शन जोन है, कंडक्शन जोन के रास्ते से होते होते हुए फाइनली लंग्स तक पहुँच जाएंगे। और लंग्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि कितने एल्वेलाई होते हैं, हरी अब 350 मिलियंस। तो 350 मिलियंस लंग्स के अंदर एल्वेलाई होते हैं जहाँ पर ये चले जाएंगे। अब देखिए, यहाँ से लेके इन्वायरमेंट से जो एयर लंग्स तक पहुँचेगी, इस मैकेनिज़्म को क्या नाम देंगे? ये जो मैकेनिज़्म है ना, हवा का इन्वायरमेंट से लंग्स के अंदर इंटर होने के मैकेनिज़्म को हम क्या नाम दे देंगे? हम कहेंगे दिस वन इज़ नोन एज इसको हम बेटा नाम दे देंगे वेंटिलेशन का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? वेंटिलेशन का नाम दे देंगे। या फिर इसका हम दूसरा लफ्ज़ लिखना चाहिए यहाँ पर, तो हम इसको कहेंगे दिस वन इज़ नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसको हम क्या नाम दे देंगे? इसके बेटा आप नाम दे देंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है वो लंग्स के ज़रिए से हो रहा है। दैट्स वाई हमारी बॉडी में, देखें, रेस्पिरेशन पहले समझिए, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में फ़र्क क्या है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन है दैट इज़ नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है। तो पॉइंट 1 आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, अब जो लंग्स है यानी कि जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में गैसेस पहुँच गई। वहाँ पर पहुँचने के बाद एल्वियोलाई को, अगर हमने कल लास्ट टाइम पढ़ा था, एल्वियोलाई की जो वाल होती हैं उसमें हमें 2 तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं। उनमें से एक होते हैं टाइप 1 सेल्स, दूसरे होते हैं टाइप 2 सेल्स। जो टाइप 1 सेल्स हैं, एक होते हैं जिसको नेमेटोसाइट्स का नाम देते हैं, जो कि गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। और एक सेल्स ऐसे होते हैं जो इसके अंदर एक सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि गैसों के तबादले के लिए या टेंशन्स प्रोवाइड करने के लिए, जो कि एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाएगा, जिसको हम नाम क्या देते हैं? सरफेक्टेंट का नाम देते हैं। अब देखें, अगर हम एल्वियोलाई की बात करते हैं तो एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आपको कुछ स्केमस एपिथेलियम सेल्स की मिलकर बनी होती है। एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है इट इज़ मेड अप ऑफ स्केमस एपिथेलियम सेल्स। और एल्वियोलाई के ऊपर नेटवर्क किस चीज़ का होता है? कैपिलरी का नेटवर्क होता है। तो ये मैंने आपके सामने एक कैपिलरी बना दी, राइट। तो बेटा अगर हम कैपिलरी की बात करें ना, तो कैपिलरी की जो अंदर वाली वाल होती है, ये वाली कैपिलरी की अंदर वाली साइड जो होती है ना, ये एक लाइनिंग होती है सेल्स की। उस लाइनिंग को हम नाम देते हैं, दिस वन इज़ नोन एज एंडोथेलियल लाइनिंग्स। कैपिलरी की वाल जो है, वहाँ पर जो सेल्स हैं वो कौन से सेल्स होते हैं? एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स की बाहर वाली साइड पर इसकी आती है कैपिलरी की एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। कैपिलरी की कौन सी होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी तरह से अगर हम एल्वियोलाई की बात करते हैं तो एल्वियोलाई में कौन से सेल्स आ गए? स्केमस एपिथेलियम सेल्स। और बाहर वाली साइड पर क्या आ गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई। अब यहाँ पर देखिए 4 मेन स्ट्रक्चर्स मिल रही हैं। एक आपके पास स्केमस एपिथेलियम सेल्स जो कि एल्वियोलाई के हैं। नंबर 2 आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वियोलाई। और नंबर 3 आपके पास आ गया बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी। और नंबर 4 आपके पास कैपिलरी के अंदर सेल्स कौन से हैं? कौन से सेल्स हैं जी? एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स जो हैं, ये 4 चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? इनके ज़रिए से गैसों का एक्सचेंज होना है, इनके ज़रिए से गैसेस का एक्सचेंज होगा। यानी कि जो ऑक्सीजन होगी वो एल्वियोलाई से निकल कर कहाँ पर आ जाएगी? कैपिलरी के अंदर आ जाएगी। और कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर कहाँ पे चली जाएगी? एल्वियोलाई के अंदर चली जाएगी। और ये जो मैकेनिज़्म आपको दिखाया जा रहा है, यानी कि
हवा का, एयर का इन्वायरमेंट से लंग्स तक जाने को मैकेनिज्म को नाम देंगे वेंटिलेशन। उसके बाद लंग्स में मौजूद एल्वियोलाई से गैसेस का एक्सचेंज, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन का ब्लड में जाना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का निकल कर एल्वियोलाई में आना, इस मैकेनिज्म को क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या नाम दे देंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का नाम देंगे। और ये आ गया हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आ गया, राइट। तो तीसरी चीज़ आपने और क्या याद रखना है, अब ये जो रेस्पिरेशन है या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ये कैसे हो रहा है? ये आपने कहना है कि ये रेस्पिरेटरी सरफेस के ज़रिए से हो रहा है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। और अगर हम रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करें तो रेस्पिरेटरी सरफेस में कितनी तरह के सेल्स इन्वॉल्व हैं? 4 टाइप्स के। कौन कौन से? नंबर 1 एंडोथेलियल सेल ऑफ कैपिलरी, नंबर 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी, नंबर 3 बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई, नंबर 4 इट इज़ द स्केमस एपिथेलियम सेल्स। कौन से आगे? स्केमस एपिथेलियम सेल्स। तो ये 4 तरह के जो सेल्स हैं ये असल में मिलकर रेस्पिरेटरी सरफेस बना रहे हैं, जिसकी मदद से गैसेस का क्या हो जाएगा? एक्सचेंज होता है। तो ये जो मैकेनिज्म है, यानी कि लंग्स में से ब्लड में ऑक्सीजन का एंटर होना, ब्लड में ऑक्सीजन का एंटर होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये जो छोटा सा मैकेनिज्म है इसको क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज़ नोन एज अ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का नाम दे देंगे, राइट। तो ये आ गई एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बाद नेक्स्ट क्या होगा? ये जो ब्लड होगा, अब इस ब्लड को क्या नाम देंगे? हम कहेंगे ये जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, तो ये ब्लड कौन सा आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये होता है कि भाई अगर हमारे पास 100 ml ब्लड है ना, 100 ml ब्लड, तो 100 ml ब्लड के अंदर हमें कितनी ऑक्सीजन देखने को मिलेगी? 20 ml क्या होगी? ऑक्सीजन होगी, राइट। समझ आ गई ना बात। 100 ml ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ऐसा ब्लड जिसमें 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन होती है? 20 ml ऑक्सीजन होती है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इस ब्लड में भी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यहाँ से एमसीक्यूज फ्रेम किया जा सकता है कि जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? उसको क्या ऑक्सीडेशन कहते हैं या ऑक्सीजनेशन कहते हैं? क्या लगता है, क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन क्या ऑक्सीजनेशन? जब ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होता है। अरे ऑक्सीजनेशन बेटा, ये वाकई में ऑक्सीजनेशन होती है, ये ऑक्सीडेशन कभी भी नहीं होती। अब इसको ऑक्सीजनेशन क्यों कहते हैं? ये ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होती? क्योंकि बेटा जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ने ऐड होना है, देखिए ब्लड हम कहते हैं हमारे पास ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हमारे पास जो मेन ब्लड सेल्स हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट इज़ अ आरबीसी। आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि ब्लड ट्रांसफर करता है, दैट इज़ अ हीमोग्लोबिन होता है, राइट। अब हीमोग्लोबिन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें 2 पार्ट्स आते हैं। हीमोग्लोबिन का पता है ना आपको, एक मैच्योर आरबीसी के अंदर 95% हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट है, पहला पार्ट होता है हीम और दूसरा पार्ट कौन सा होता है? ग्लोबिन। अब बच्चे जो ग्लोबिन पोर्शन होता है, राइट, इस ग्लोबिन पोर्शन के साथ जाके कार्बन डाइऑक्साइड ने अटैच होना है, हीम पोर्शन के साथ ऑक्सीजन ने अटैच होना होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि असल में जब आपके पास हीम ग्रुप कौन सा होता है बेटा? Fe2 आयरन होता है ना, कहते हैं कि आयरन जो है वो हमारी बॉडी में पाया जाता है, तो वो हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये Fe2 हीम ग्रुप जो है इसके साथ ऑक्सीजन ने जाके बाइंड होना है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पर कि हीमोग्लोबिन अच्छा देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है। ऑक्सीजनेशन प्रोसेस ये इसलिए होता है बिकॉज जब ऑक्सीजन जाकर हीम ग्रुप के साथ अटैच करेगी ब्लड के, उस वक्त इस हीम ग्रुप की जो वैलेंसी है ये चेंज नहीं होगी। लेकिन ऑक्सीडेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? चेंज होती है। ऑक्सीजनेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती और इस केस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। दैट्स वाई हम इसको क्या नाम दे देंगे? हम कहेंगे कि ये आपके पास कौन सा है? ये ऑक्सीजनेशन है, ये ऑक्सीडेशन नहीं होती, राइट। अब देखें ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा जाएगा हर सेल के पास, हर टिश्यू के पास जाएगा और उसको जाके क्या करेगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा। ऑक्सीजन हर सेल हर टिश्यू में जाएगी, राइट। तो बेटा जब ऑक्सीजन ब्लड से निकलकर हर सेल हर टिश्यू में जाएगी उसको हम नाम दे देंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, उसको हम नाम दे देंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, उसको हम नाम दे देंगे टिश्यू रेस्पिरेशन और उसी को हम नाम दे देंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। तो मैंने 3 लफ्ज़ लिख दिए हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड टिश्यू रेस्पिरेशन। ये कौन सा है? जब ब्लड से ऑक्सीजन निकलकर कहाँ पे जाएगा? टिश्यू में जाएगा, सेल में जाएगा, तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया। अब देखें वापस बेटा जो टिश्यू में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर किसके साथ बाइंड करगी? ब्लड के साथ। ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन के किस पोर्शन के साथ बाइंड की? हीम के साथ के ग्लोबिन के साथ? ग्लोबिन के साथ। और फाइनली ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा बेटा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा? लंग्स में वापस आ जाएगा और लंग्स में वापस आने के बाद कहाँ पे चला जाएगा? इन्वायरमेंट में वापस बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ये टोटल मैकेनिज्म आपको देखने को मिला बेटा।
इस टोटल मैकेनिज्म को हम क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज़ नोन एज अ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के अंदर ही वेंटिलेशन आता है, रेस्पायरेशन के अंदर ही एक्सटर्नल रेस्पायरेशन आता है, और रेस्पायरेशन के अंदर ही इंटरनल सेलुलर रेस्पायरेशन आते हैं। तो होप सो आपको रेस्पायरेशन समझ में आ गया, राइट। अब हम देखते हैं कि एक ब्रीथ क्या होता है, राइट। देखिए, अगर हम ब्रीथिंग की बात करते हैं तो जो ब्रीथिंग है वो असल में रेस्पायरेशन का एक स्टेप है। व्हाट इज़ ब्रीथिंग? ब्रीथिंग इज़ अ स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन। यानी कि बेटा इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बेटा प्रोसेस है, यानी कि हवा का लंग्स में इंटर होना, राइट, ताकि क्या हासिल किया जा सके? ऑक्सीजन। और हवा का बॉडी से बाहर निकलना, हवा का लंग्स से बाहर निकलना, ताकि किस चीज़ को निकाला जा सके? कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जा सके। बेटा इस छोटे से स्टेप का नाम क्या है? ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ये टोटल जो मैकेनिज्म आपको दिखाया गया है, ये टोटल मैकेनिज्म कहलाएगा रेस्पिरेशन। और ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज अ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग कौन सा स्टेप है? हवा का बॉडी के अंदर इंटर होना, लंग्स में इंटर होना, और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स से बाहर निकलना। हम इसको नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज अ, क्या नाम दे देंगे? ब्रीथिंग, या पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोल सकते हो, या फिर वेंटिलेशन का नाम दे देंगे। पल्मोनरी रेस्पिरेशन इसको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज यहाँ पर आपके लंग्स इन्वॉल्व है ना, राइट, तो इसीलिए हम इसको नाम दे देंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी रेस्पिरेशन की टाइप्स होती हैं, जैसे कि बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन फ्रॉग के अंदर पाई जाती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के ज़रिए से होती है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन गिल्स के ज़रिए से मछलियों में हो रही है, और हमारे अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है। इज़ इट क्लियर? ओके जी, अब ब्रीथिंग समझ में आ गया। ब्रीथिंग वो मैकेनिज्म है जिसमें बाहर की हवा लंग्स में जाएगी और लंग्स से हवा बाहर निकल जाएगी, उसको क्या नाम दे देंगे? ब्रीथिंग। यानी कि इसमें दो बेसिक स्टेप आ जाते हैं, इसके दो सब स्टेप्स होते हैं। इसमें पहला जो सब स्टेप होता है उसको हम नाम देते हैं, दिस वन इज़ नोन एज अ इनहेलेशन। पहले सब स्टेप का नाम क्या होता है? इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का नाम दे देंगे, ये आगे पहला स्टेप। ठीक होगी बात? ये है पहला स्टेप। अब इंस्पायरेशन क्या होता है, ज़रा इसको समझने से पहले हमें दो चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए। नंबर 1, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक ये पता होना चाहिए आपको। नंबर 2, आपको एक और चीज़ का पता होना चाहिए, डैट इज़ द डायाफ्राम। तो पहले मैं आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में बताता हूँ, देन हम समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। फिर हम ये देखेंगे नॉर्मल हालात में कैसे काम हो रहा है। फिर हम ये भी देखेंगे कि एक वो फीमेल जो कि प्रेगनेंसी की हालत में है, कुछ 7 या 8 मंथ्स चल रहा है, उस वक्त कौन सी रेस्पिरेशन होती है, उसमें कैसे गैसेज एक्सचेंज होता है। फिर हम ये भी देखेंगे यहाँ पर कि डायाफ्राम कितना मूव करेगा, राइट, और किस तरह से यहाँ पे डिफ्यूजन का मैकेनिज्म होता है। आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन के ज़रिए से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो आज आप डिटेल में देखेंगे कैसे डिफ्यूजन के ज़रिए से गैसेस का एक्सचेंज होता है। नंबर 1 देखें, ये सपोज कर लेते हैं, ये यहाँ पर एक ना हम एक बॉडी बना लेते हैं एक इंसान के, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अपनी ना समझ बूझ के लिए। ये एक कोई शख्स खड़ा है इस तरह से, तो बस आप इसकी ना बॉडी को समझिए ज़रा। देखिए, ये उसका आ गया जो थोरेसिक रीजन। ये पहले तो आ गई ये सीने वाली हड्डी, जिसको हम नाम दे देंगे चेस्ट बोन का, राइट, ये वाले स्टर्नम, ये आ गई चेस्ट बोन। उसके बाद ये आपकी आ गई, ये आ गई आपकी रिब्स। हमारी बॉडी में कितनी टोटल रिब्स होती हैं? 12 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 पेयर्स का मतलब कितनी रिब्स? 24 रिब्स होती हैं। बेटा ये जो रिब्स हैं, ये रिब्स किसके साथ अटैच हो रही हैं? आपके स्टर्नम के साथ अटैच हो रही है ना। तो यहाँ पर 12 रिब्स तो नहीं मैं बना रहा, बस आप इसको याद रख लें। रिब्स की अगर हम बात करें तो रिब्स की भी 3 कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1, आपके पास एक रिब होती है जिसको हम नाम देते हैं आपके पास फ्री फ्लोटिंग रिब्स, एक आपके पास होती हैं ट्रू रिब्स, एक होती हैं फॉल्स रिब्स। अब ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्री फ्लोटिंग रिब्स, तीनों रिब्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रू रिब्स, देन सेकंड नंबर पे देखते हैं फॉल्स रिब्स, और तीसरे नंबर पे कौन सी? फ्री फ्लोटिंग रिब्स। अब फ्री फ्लोटिंग जो रिब्स हैं ये डायाफ्राम से रिलेटेड है, फ्री फ्लोटिंग रिब्स। अच्छा जी, बेटा ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं? वो रिब्स जो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच हैं। देखें, ये है स्टर्नम, ये आगे रिब। अगर रिब स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच है विद द हेल्प ऑफ इंटरकॉस्टल मसल, बेटा ये जो मसल है जो रिब को स्टर्नम के साथ अटैच कर रहा है, वो मसल व्हाट इज इंटरकॉस्टल, इंटर का मतलब दरमियान, तो वो मसल जो रिब को किसके साथ अटैच कर रहा है? चेस्ट बोन के साथ, स्टर्नम, इसको स्टर्नम बोलते हैं, राइट। क्या बोलेंगे?
स्टर्नम। तो जो स्टर्नम के साथ उसको अटैच करेगा उसको क्या नाम दे देंगे, उसको नाम देंगे इंटरकॉस्टल मसल्स। अब मैंने कहा कि पहले जो 7 रिब्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये पहले 7 रिब्स बेटा डायरेक्टली तौर पर जाके ना ऐसे अटैच होती हैं किसके साथ, स्टर्नम के साथ। अब पहले 7 रिब्स को क्या नाम देंगे, ट्रू रिब्स। ऐसे रिब्स जो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली तौर पर अटैच हैं वो कौन सी रिब्स हैं, ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब्स कौन सी होती हैं बेटा, ऐसी रिब्स जो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होती। जैसा कि बेटा पहले 7 रिब्स ट्रू रिब्स हैं, आगे 8 से लेके जो 10 तक 3 रिब्स होती हैं ये फॉल्स रिब्स हैं। ये देखो रिब नंबर 8, रिब नंबर 9 एंड रिब नंबर 10, गौर से देखें, क्या ये स्टर्नम से अटैच है, नहीं, ये जाके किसके साथ अटैच हो रही हैं, दे आर अटैच टू द रिब नंबर 7। ये इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से स्टर्नम से अटैच तो हो रही हैं लेकिन डायरेक्टली तौर पर नहीं अटैच हो रही। किस मसल, किस रिब के साथ जाकर अटैच हो रही हैं, 7 के साथ, राइट। तो बेटा ये 7 के साथ जाके अटैच हो रही हैं। अब ये होगी फॉल्स रिब्स, ऐसे रिब्स जो डायरेक्टली अटैच ना हो, किसी दूसरे रिब्स के इंटरकॉस्टल मसल्स की अटैच हो। और बेटा फ्री फ्लोटिंग रिब्स जो अटैच ही ना हो, फ्री फ्लोटिंग रिब्स जो अटैच ही ना हो उनको नाम दे देंगे फ्री फ्लोटिंग रिब्स। अब बेटा ये हमारा आ गया सीने वाला हिस्सा जिसको आप नाम दे देंगे थोरैसिक रीजन का, थोरैसिक रीजन का नाम दे देंगे। और ये आपका आ गया हमारा पेट वाला हिस्सा जिसको हम क्या नाम दे देंगे, अप लंबर रीजन का नाम दे देंगे। ठीक हो गया। अब बेटा ये जो रीजन्स हैं आपके, इधर देखो, ये जो आपके 2 रीजन्स हैं थोरैसिक रीजन और लंबर रीजन, इधर यहाँ पर ना मसल्स के नीचे वाली साइड पर इस तरह से ना एक यू शेप स्ट्रक्चर है। मस्जिद का गुंबद देखे ना आपने, मस्जिद का गुंबद जो होता है वो इस शेप के अंदर होता है, राइट, ऐसे ही है ना। तो आपके बॉडी के अंदर ना इस तरह से एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। एक मसल होता है, एक स्पेशल किस्म का मसल होता है, उस मसल को क्या नाम देंगे, डायाफ्राम। उस मसल को क्या नाम देंगे, डायाफ्राम। व्हाट इज़ डायाफ्राम, डायाफ्राम वो हिस्सा, वो मसल है जो हमारे चेस्ट कैविटी को, हमारे पेट वाला जो हिस्सा है उससे क्या करता है, सेपरेट करता है। समझ में आ गई बात। अब बेटा ये जो डायाफ्राम समझ में आ गया, इंटरकॉस्टल मसल समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम ज़रा देखते हैं इस चीज़ के बारे में। अच्छा, डायाफ्राम जो है ये बेटा गैसेस के एक्सचेंज में इन्वॉल्व है, यानी कि सपोज डैट ये इन्वॉल्व कैसे है इसको ज़रा एक बार देख लें। देखें, इंस्पायरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म, इनटेक ऑफ एयर, बस सिंपल याद रखें। इंस्पायरेशन में क्या है, इनटेक ऑफ एयर, हवा का बॉडी के अंदर जाना, उसको क्या नाम दे देंगे, इंस्पायरेशन का नाम दे देंगे, बस सिंपल सा याद रखें। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन मैकेनिज्म कौन सा होना है वो देखिए। देखें ज़रा खुद ऑब्जर्व करिए, जब आप सांस ले रहे हैं तो आपकी रिब्स किधर जा रही हैं, इधर देखो ज़रा, आप अभी देख लो। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इंस्पायरेशन के दौरान हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स बेटा क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपके इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से रिब्स कहाँ पे मूव कर रही हैं, ऊपर। देखो ज़रा, हो गया, नहीं हो रहा है ना। जब ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए तो रिब्स किधर मूव की, ऊपर। उसी वक्त इंस्पायरेशन के दौरान डायाफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और डायाफ्राम बेटा ये आपके पास देखें, अभी आपको थोड़ा सा ऐसे दिखाई दे रहा है ना, राइट। ये डायाफ्राम बेटा सीधा हो जाएगा, डायाफ्राम नीचे को मूव कर जाएगा। डायाफ्राम किधर मूव कर जाएगा, नीचे को मूव कर जाएगा। समझ में आ गई बात। पहला लफ्ज़ मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, एज अ रिजल्ट द रिब्स मूव्स अपवर्ड एंड डायाफ्राम मसल्स आल्सो कॉन्ट्रैक्ट। डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो डायाफ्राम है वो किधर मूव करके जा रहा है, नीचे को मूव करके जा रहा है, कुछ इस तरह से। ये है, ये ऊपर को आ गया, ये नीचे को चला गया। जब इस तरह से बेटा, इस तरह से, यानी कि ये आपके आ गई रिब्स, ये आ गया डायाफ्राम। जब रिब्स ऊपर आ गए, डायाफ्राम नीचे चला गया, तो ये नीचे जो स्पेस है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो बेटा जब इस तरह से ये मूव करेगा ना तो यहाँ पर जो सीने में खुला है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब सीने में स्पेस इंक्रीज़ होगा तो बेटा क्या होगा, जो लंग्स होंगे वो फैल जाएंगे। जब लंग्स फैलेंगे तो एयर प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा। हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो होता है जी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, राइट। अब आपने यही चीज़ याद रखनी है कि हमने तो ये पढ़ा था कि भाई गैसेस एक्सचेंज किसके ज़रिए से होता है, डिफ्यूजन के ज़रिए से। अब डिफ्यूजन कौन सा मैकेनिज्म होता है, जल्दी से बताओ ज़रा, व्हाट इज़ डिफ्यूजन, हाई से लो की जानिब, राइट। अब यहाँ पे देखना, हाई से लो की जानिब जाएंगे हम लोग। हुआ कुछ यूँ कि हवा का प्रेशर कितना है इन्वायरमेंट में, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी,
तो हुआ क्या, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, डायाफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए उसके नतीजे में क्या हुआ कि आपके डायाफ्राम जो रिब्स हैं वो ऊपर चले गई, डायाफ्राम नीचे आ गया। अब कितना नीचे आया वो भी आपको याद रखना है, 1 सेंटीमीटर। डायाफ्राम कितना नीचे आएगा, सिर्फ 1 सेंटीमीटर आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। जब डायाफ्राम 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा उसके नतीजे में लंग्स के ऊपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। फिजिक्स की एक इक्वेशन है P = F/A, राइट। अब ये इक्वेशन हमें कहती है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब देखो इन दोनों मूवमेंट से प्रेशर एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ ना चेस्ट कैविटी में। जब एरिया इंक्रीज हुआ तो लंग्स के ऊपर प्रेशर क्या हो गया, कम। जब लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो गया तो लंग्स के ऊपर प्रेशर के कम होने की वजह से क्या होगा कि बेटा जो बाहर की लंग्स के ऊपर प्रेशर कम होगा तो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, 758 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाएगा, 758 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब बेटा लंग्स में कितना प्रेशर है, 758 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, लेकिन बाहर कितना प्रेशर था। अब बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो हवा क्या यहाँ से करेगी, बाहर से किधर मूव कर जाएगी, लंग्स में मूव कर जाएगी। तो देखो डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से जो डिफ्यूजन का मैकेनिज्म है वो हो जाएगा। लेकिन ब्रीथिंग के दौरान या इंस्पायरेशन के दौरान दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक तो इंटरकॉस्टल मसल्स और दूसरे डायफ्राम। अब आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होती है, जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, इंटरकॉस्टल मसल्स के डायफ्राम? डायाफ्राम, वेरी गुड। ये डायाफ्राम होते हैं कितने परसेंट, 75%, 75%, यानी कि 70% ऑलमोस्ट सही पहुंच गए। तो 75% जो डायाफ्राम है वो इन्वॉल्व होता है और 25% जो कौन होंगे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। अच्छा आपको पता है कि जो डायाफ्राम है, मुझे बताइए ये कौन से मसल्स हो सकते हैं। 3 तरह के मसल्स पढ़े थे आपने, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। तो डायाफ्राम जो होता है इसको हम एक नाम देते हैं, हम कहते हैं जो डायाफ्राम होता है इट इज़ अ फेनरिक मसल्स। डायाफ्राम को जनरल इन्फॉर्मेशन में बता देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फेनरिक मसल्स का नाम भी देते हैं। तो बच्चे इसको फेनरिक मसल भी बोलते हैं। तो मुझे आपने ये बताना है कि डायाफ्राम कौन से मसल है, स्मूथ, स्केलेटल के कार्डियक? हरियप, कार्डियक। कार्डियक तो बेटा हार्ट में होते हैं, वो तो हो ही नहीं सकता। तो पीछे बचे 2, स्मूथ या स्केलेटल? स्मूथ नहीं हो सकते, पीछे एक ही बच गया, डैट इज़ अ स्केलेटल। अब ये स्केलेटल मसल्स क्यों हैं, देखिए सपोज डैट, क्या आप अपनी मर्ज़ी से सांस रोक सकते हो? मर्ज़ी से सांस रोक सकते हो? रोक सकते हैं हम लोग मर्ज़ी से। जब आप डाइविंग करते हो तो 1-2 मिनट के लिए हम अपने सांस रोक सकते हैं। फ़र्ज़ करो अगर हमारा डायाफ्राम के जो मसल्स हैं ये स्मूथ मसल्स होते तो क्या आप अपनी मर्ज़ी से सांस रोक पाते? क्या आप अपनी मर्ज़ी से लंबा बोल पाते? क्या आप वो जो गाना गाते हैं, राइट, तो क्या वो इतना लंबा सुर लगा पाते? नहीं लगा पाते। तो इट्स मीन्स डैट कि हमारे जो फेनरिक मसल्स होते हैं ये कौन से मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं। यानी कि इन मसल्स के ऊपर हमारा कुछ ना कुछ कंट्रोल लाजमन तौर पे होता है। तो क्या आपको लगता है कि हम खुद अपना सांस रोक के मर सकते हैं? क्या हम अपना ब्रीथ खुद रोक के डेथ हो सकती है हमारी? खुद ब्रीथ रोकेंगे अपनी मर्ज़ी से? अगर आप मरना चाहें इस तरह से, यानी कि यू वांट टू डाई, आप अपना खुद ही ब्रीथ स्टॉप करके, क्या ऐसी डेथ हो सकती है आपकी कि नहीं? डैट इज़ नॉट पॉसिबल। बेटा हम सांस अगर रोक भी लेना अपनी विल के साथ भी, मैंने अब सांस नहीं लेना, आई विल हैव टू बी डाई, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक या 1.5 मिनट तक रोक पाएंगे। उसके बाद क्या होगा, अब क्यों नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि बेटा इस तरह से कभी भी आपकी डेथ नहीं हो सकती। उसके बाद क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है ना वो इतनी कि ज़्यादा हो जाएगी ना, वो जाकर क्या करेगी, आपका जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, मेडुला ऑब्लंगेटा इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन आफ्टर द सेरिब्लम। नो, इट्स नॉट अ मेडुला ऑब्लंगेटा, इट इज़ सेरिब्लम। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है, सेरिब्लम दूसरा पार्ट है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा नहीं आता, इसको भूल जाएं। तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो ब्रीथिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो जब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, तो ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से मेडुला ऑब्लंगेटा से इतने स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस होंगे कि आपको ज़बरदस्ती सांस लेना ही पड़ेगा। तो इस वजह से आपकी ऐसे डेथ नहीं हो सकती। क्लियर होगी बात? तो बेटा ये तो हमने देख लिया कि एक सिंपल सा मैकेनिज्म किस तरह से इंस्पायरेशन का हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इंस्पायरेशन का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से रेस्ट की हालत में होता है
और किस तरह से जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त कैसे हो रहा है। देखें, अगर हम रेस्ट की हालत की बात करते हैं, रेस्ट की हालत में क्या होता है कि हमारा जब हम नॉर्मली तौर पे बैठे हैं ना, तो उस वक्त भी इंस्पायरेशन, सांस अंदर लेके जा रहे हैं ना, इंस्पायरेशन हो रहा है। तो देखिए कैसे होगा रेस्ट की हालत में। रेस्ट की हालत में ना बेटा, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और रेस्ट की हालत में हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायाफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से रिब्स ऊपर जाएंगे, डायाफ्राम नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो लंग्स फैलेंगे, जब लंग्स फैलेंगे तो एयर प्रेशर लंग्स में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब लंग्स में एयर प्रेशर कितना डिक्रीज होगा, सिर्फ बेटा 2 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि 758 mml ऑफ मरकरी का प्रेशर होगा किधर, लंग्स में। बाहर कितने, 760, लंग्स में कितने, 758। इसी वजह से जो हवा होगी वो लंग्स से किधर चली जाए, बाहर एनवायरनमेंट से किधर आ जाएगी, लंग्स में चली जाएगी। तो आपने कहना है कि जब हम नॉर्मली तौर पर सांस ले रहे हैं, नॉर्मली तौर पर सिर्फ इतना सा चेंजेस आती हैं, और नॉर्मली तौर पर हमारा जो डायफ्राम होता है वो कितने सेंटीमीटर नीचे मूव करेगा, सिर्फ 1 सेंटीमीटर मूव करके जाएगा। और जब हम एक बार सांस को अंदर लेके जाते हैं, जब हम एक बार इंस्पायरेशन करते हैं, उस वक्त हम कितनी हवा अंदर लेके जा रहे हैं, हरियप, हम सिर्फ 500 ml लेके जा रहे हैं। कितनी हवा लेके जाते हैं, सिर्फ हम आधा लीटर हवा लेके जाते हैं जब हम रेस्ट की हालत में होते हैं, जब हम एक बार हवा को अंदर लेके जाते हैं, राइट। और बेटा वो हवा जो हम एक बार में बॉडी के अंदर लेके जाते हैं उसको हम नाम देते हैं टाइडल वॉल्यूम का। तो हमारा टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, हमारा 500 ml होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। तो ये हमने देख लिया किस हालत के अंदर, रेस्ट की हालत के अंदर इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं कि जब हम स्ट्रेंशियस एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंशियस एक्सरसाइज में आपका जो इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म है वो हम देख लेते हैं। देखें, स्ट्रेंशियस एक्सरसाइज में क्या होगा, जब आप भाग रहे हो या काम कर रहे हो तो हमें सांस फूल जाता है ना, तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं। नॉर्मल हालात में आप कितना सांस लेते हो एक मिनट में, 16 से 20 दफ़ा। कितनी दफ़ा, 16 से 20 दफ़ा। लेकिन स्ट्रेंशियस एक्सरसाइज में हम 16 से 20 दफ़ा नहीं लेते, हम ज़्यादा लेते हैं। तो कैसे ज़्यादा लेते हैं वो भी देख लेते हैं। बेटा बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ही रहना है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। लेकिन जब हम भाग दौड़ कर रहे होते हैं या मेहनत कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि आपके जो लंग्स होते हैं, बेटा यहाँ पर देखें, मुझे बताएं, बाहर वाले इन्वायरमेंट और लंग्स के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना चेंजेस आया, मैक्सिमम 2 से 3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आएगा। कितना आएगा, मैक्सिमम 2 से 3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। लेकिन स्ट्रेंशियस एक्सरसाइज के दौरान आपको पता है कितना डिफरेंस आ जाएगा, 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी डिफरेंस आता है। बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉडी के अंदर जो लंग्स वाला प्रेशर, उसमें 100 मिलीमीटर का फ़र्क आएगा। और यहाँ पर डायफ्राम कितना मूव करके जा रहा था, 1 सेंटीमीटर। पता है यहाँ पर डायफ्राम कितना नीचे मूव करके आ गया, 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये देखिए, यहाँ पर डायफ्राम ओरिजिनल था, 1 सेंटीमीटर नीचे आ गया। ये डायफ्राम ओरिजिनली तौर पर 1 सेंटीमीटर को छोड़े यहाँ पर नीचे इतना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। अब बाहर हवा है, बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना, 760। लंग्स में कितना होगा, हाँ कितना हो जाएगा, 660। 100 mml का फ़र्क आ गया और डायफ्राम इतना नीचे चला गया, जिसका नतीजे में बेटा क्या होगा, हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ होगा कि नहीं होगा। ज़ाहिर सी बात है, तेज़ से सांस ले रहे हैं तो टाइडल वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। कितना इंक्रीज़ होगा, आपने कहना 2 से 3 लीटर तक, 2 से 3 लीटर टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, राइट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इतना टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, इतनी हवा हम स्ट्रेंशियस एक्सरसाइज के दौरान लेके जाएंगे। और स्ट्रेंशियस एक्सरसाइज में बेटा मोस्टली हम लोग 40 के करीब ब्रीथ कर रहे होते हैं, 40 से 50 की रेंज के अंदर ब्रीथ करते हैं। समझ में आ गई बात। यहाँ पर 1 मिनट में 16 से 20 दफ़ा, यहाँ पर 1 मिनट में 40 से 50 के अंदर हम क्या करेंगे, ब्रीथ करेंगे। अब हम देख लेते हैं एडवांस्ड प्रेगनेंसी स्टेज में, उसके बाद हम दूसरे की तरफ चलते हैं, एक्सपायरेशन की जानिब। क्योंकि अगर ये इंस्पायरेशन समझ आ गया तो एक्सपायरेशन के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक्सपायरेशन जल्दी से कवर अप हो जाना है हमारा। देखें, अगर हम बात करें ना यहाँ पर एडवांस स्टेज की, देखें एक फ़ीमेल है जो कि प्रेगनेंसी की हालत में है। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया कि 75% ब्रीथिंग कैसे होगी, डायाफ्राम की मदद से। डायाफ्राम पेट में मौजूद है ना। अब बेटा अब ज़रा खुद सोचिए, एक फ़ीमेल है जो कि प्रेगनेंसी की हालत में है, एडवांस स्टेज है, ऑलमोस्ट 7-8 मंथ है। तो बेटा उसकी तो बॉडी के अंदर बेबी भी है, राइट। तो बेटा वहाँ पर तो डायाफ्राम की ब्रीथिंग हो नहीं सकती, होगी कि नहीं होगी,
नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा जो कवर है वो किसने कवर की है, स्पेस किसने ली हुई है, बेबी ने। तो बेटा उस वक्त कौन सी रेस्पिरेशन होगी फिर, हाँ जल्दी से बोलिए, डायफ्रामिक रेस्पिरेशन का इंटरकॉस्टल रेस्पिरेशन, इंटरकॉस्टल रेस्पिरेशन। तो बेटा नॉर्मल हालात में 75% जो रेस्पिरेशन है वो डायफ्राम है, लेकिन जब हम फीमेल की बात करते हैं जो एडवांस प्रेगनेंसी की स्टेज में होती है तो उसमें जो होगी वो कौन सी आपके पास रेस्पिरेशन होती है, इंटरकॉस्टल रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है जी। अच्छा जी, अब एक आखिरी पॉइंट जो हमने फेडरल बोर्ड की बुक से उठाया है और वो है कि फेडरल बोर्ड की बुक में ये लिखा गया है कि जो हमारे पास इंस्पिरेशन है ये कौन सा मैकेनिज़्म होता है, ये एक एक्टिव मैकेनिज़्म है कि पैसिव मैकेनिज़्म होता है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखें क्या लगता है आपको, इंस्पिरेशन एक्टिव मैकेनिज़्म होना चाहिए कि पैसिव होना चाहिए। अब यहाँ पे डिफ्यूजन भी हमें समझ में आ गया कि वो गैसेस का एक्सचेंज फ़र्क आ गया, वो बाहर चला गया। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है कि पैसिव मैकेनिज़्म है, डिफ्यूजन। देखो सामने मैंने लिखा है एक्टिव मैकेनिज़्म है, सामने लिखा हुआ है। अब ये एक एक्टिव मैकेनिज़्म क्यों होता है, इंस्पिरेशन जो है ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, एक एक्टिव मैकेनिज़्म है। आपको पता है इसको एक्टिव मैकेनिज़्म क्यों कहते हैं, इसको एक्टिव मैकेनिज़्म इसलिए कहते हैं बिकॉज इंस्पिरेशन के दौरान हमारे जो मसल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मसल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसी वजह से हम इसको क्या नाम देंगे, इंस्पिरेशन एक एक्टिव मैकेनिज्म होता है। व्हाट इज़ एक्टिव प्रोसेस एंड एक्टिव पैसिव प्रोसेस। तो एक्टिव प्रोसेस या एक्टिव मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसको नाम देंगे एक्टिव प्रोसेस। और जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ना हो, जिसमें मसल्स रिलैक्स रहें, उसको क्या नाम देंगे, पैसिव प्रोसेस का नाम देंगे। सो होप सो यहाँ तक आपको जो डिटेल है इंस्पिरेशन की वो अच्छे से समझ आ गई है कि किस तरह से ये कंप्लीट मैकेनिज्म हो रहा है। एक आखिरी पॉइंट, उसके बाद हम एक्सपायरेशन की तरफ जाएंगे। देखें इंस्पिरेशन से पहले ना बेटा जो रिब्स होती हैं वो ना इस तरह से होती हैं, मीन्स यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, सपोज डैट दिस वन इज़ अ स्टर्नम, ये स्टर्नम है और ये हमारे फ़र्ज़ कर लो 2 रिब्स आ गए, राइट। बेटा ये जो रिब्स होती हैं ना ये इस तरह से टेढ़ी सी होती हैं नीचे को ऐसे। इंस्पिरेशन से पहले रिब्स ऐसे टेढ़ी हैं, लेकिन जैसे ही हम इंस्पिरेशन करते हैं तो इंस्पिरेशन के दौरान जो रिब्स होती हैं ना बेटा ये ऐसे एलिवेट हो जाती हैं। रिब्स क्या हो जाती हैं, एलिवेटेड हो जाती हैं। तो ये भी आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ फ्रेम किया जा सकता है कि कैसे होता है। आपने कहना इंस्पिरेशन से पहले रिब्स जो होती हैं वो नीचे को होती हैं, लेकिन इंस्पिरेशन के दौरान जो रिब्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एलिवेटेड हो जाती हैं, ऊपर को आ जाती हैं, राइज भी होती हैं और एलिवेटेड भी हो जाती हैं। क्लियर होगी बात। चलिए जी, नोट करना है तो पॉज करके नोट कीजिए, राइट। मैंने आपको पहले भी कहा था नोट्स लाजमी बनाया करें। अब हम चलते हैं एक्सपायरेशन की जानिब। देखें, ब्रीथिंग इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में डिवाइड है। पहले स्टेप का नाम क्या था, इंस्पिरेशन, और दूसरे स्टेप का नाम क्या होगा, एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब इनहेलेशन जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है, और एक्सपायरेशन या एक्सिलेशन, राइट, जो कि एक पैसिव प्रोसेस होगा। ये किस तरह से पैसिव प्रोसेस होगा ये भी समझना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं क्या है, जो एक्सपायरेशन है ये पैसिव प्रोसेस भी है, ये ऑन डिमांड एक्टिव प्रोसेस भी हो जाता है। अब ये कैसे एक्टिव प्रोसेस होता है वो भी देखते हैं। टॉपिक नेम इज एक्सपायरेशन, या दूसरा नाम क्या है, एक्सिलेशन। एक्सपायरेशन सिंपल डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करेंगे, रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम बॉडी से जो एयर का रिमूवल होगा उस मैकेनिज्म को, उस स्टेप को क्या नाम दे देंगे, एक्सपायरेशन का नाम दे देंगे। एयर क्यों निकलेगी बॉडी से, क्योंकि हम बॉडी से क्या बाहर निकालना चाह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड असल में बाहर निकालना चाह रहे हैं। देखिए अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें तो एक्सपायरेशन में फिर हमने वही बात करनी है, 2 तरह के एक्सपायरेशन होगी।
एक होगी डायफ्रामिक, जिसको फेनरिक मसल्स का भी नाम दिया था, जो कि स्केलेटल मसल थे, कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में होते हैं, बाद में कंट्रोल में नहीं होते, राइट। डायाफ्राम, और दूसरा मैंने आपको कौन सा बताया था डायफ्राम के साथ साथ, इंटरकॉस्टल मसल्स या एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये आ गए हमारे पास इंटरकॉस्टल मसल्स आ गए और डायफ्राम आ गया। देखें एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है, सबसे पहले आपने कहना है कि जो डायाफ्राम के मसल्स हैं ये रिलैक्स होंगे। जब डायाफ्राम के मसल्स रिलैक्स होंगे तो डायाफ्राम जो कि एक डोम शेप स्ट्रक्चर है, ये भी याद रखना है कि डायाफ्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सी शेप होती है, इट इज़ अ डोम शेप स्ट्रक्चर। ये आ गया वही दोबारा से हमारा, जिसको हम नाम दे देंगे रिब केज वगैरह आ गया। और रिब केज के बिल्कुल नीचे वाली साइड पर मैंने लास्ट में क्या बना के दिखाया था आपको, डायफ्राम बना के दिखाया था। और डायफ्राम जो था वो इंस्पायरेशन के दौरान थोड़ा सा फ्लैट हो गया था, ऐसे सीधा हो गया था, राइट। लेकिन जैसे ही इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन होगी तो डायफ्राम दोबारा से ऊपर को आ जाएगा। डायफ्राम रिलैक्स एंड डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, डायफ्राम ऊपर को आ गया। कितना मूव करके ऊपर को आएगा, हरियप 1 सेंटीमीटर, ये याद रखना कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर ही नीचे जाएगा, 1 सेंटीमीटर ही ऊपर आएगा। कब की बात की जा रही है, नॉर्मल के स्ट्रेंशियस एक्सरसाइज, नॉर्मल की बात कर रहे हैं। और इंटरकॉस्टल मसल्स भी रिलैक्स होंगे, इंटरकॉस्टल मसल भी यहाँ पर क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। जब इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे तो इंटरकॉस्टल मसल्स के रिलैक्स होने से जो रिब्स होंगे वो किधर मूव करेंगे, रिब्स पहले अपवर्ड गई थी, अब रिब्स कहाँ पर आ जाएंगे, डाउनवर्ड आएंगे। बेटा जब रिब्स डाउनवर्ड चली गई और आपका जो डायाफ्राम है ये ऊपर की जानिब आ गया, उसकी वजह से जो आपकी स्पॉन्जी शेप या स्पॉन्जी नेचर के जो लंग्स होंगे उनके ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर के बढ़ने से P इक्वल तो दोबारा से F/A, प्रेशर बेटा बढ़ेगा, प्रेशर के इंक्रीज होने से जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखें, जब देखें एरिया कम हुआ, क्योंकि जो डायफ्राम है ये भी ऊपर चला गया, ये नीचे को चलेंगे, तो एरिया कम हो गया। एरिया के कम होने से लंग्स के अंदर जो हवा का प्रेशर है वो क्या हो गया, बढ़ गया। इन्वायरमेंट के अंदर हवा का प्रेशर कितना होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब बेटा लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो गया कि नहीं हुआ, एक्सपायरेशन के नतीजे में इन दोनों की वजह से। तो कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ, हम कहेंगे 762 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर किधर देखने को मिलेगा आपको, लंग्स में। अब लंग्स में प्रेशर ज़्यादा हो गया, बाहर हवा में प्रेशर कम है, तो बेटा क्या हवा लंग्स से बाहर इन्वायरमेंट में मूव करेगी डिफ्यूजन के ज़रिए से, बिल्कुल करेगी, क्योंकि हमने यही तो कहा कि ज़्यादा से कम की जानिब। तो इसी वजह से जो आपके बॉडी के अंदर वाली हवा होती है वो मूव करके कहाँ पे चली जाती है, बाहर चली जाती है। अब मुझे आप खुद बताइए कौन सा मैकेनिज़्म है, क्या ये आपके पास एक्टिव प्रोसेस है कि क्या ये एक पैसिव प्रोसेस है, इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस। ये एक पैसिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखें जो रिब्स हैं, क्या उनके मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या आपके पास इंटरकॉस्टल के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, रिलैक्स हालत में है ना। तो इसी वजह से हम इसको क्या नाम देंगे, पैसिव प्रोसेस का नाम देते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि सम टाइम ये एक्टिव प्रोसेस भी हो जाता है। सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ, ये एक्टिव प्रोसेस में भी चेंज हो जाता है। देखिए नॉर्मल हालात में जब आप सांस बाहर निकाल रहे हैं तो ये एक पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि ये नीचे चला गया, वो ऊपर आ गया, रिलैक्स हो गया। सांस बाहर निकालो ज़रा, अब और निकालो, ठीक है, इधर देखें, ये सांस बाहर निकाल दी मैंने, अब और निकालूंगा। जब हम जोर लगा के और निकालने की कोशिश करेंगे, उसके नतीजे में आपकी ये जो पेट वाले मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपकी ये मसल्स दोबारा से क्या होना शुरू हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि उस वक्त जो रेस्पिरेशन है वो पैसिव नहीं है, उस वक्त कौन सी है, समझ आ गई बात। नॉर्मल हालात में एक्सपायरेशन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है। लेकिन जब हम जैसे कि एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, वो जो शादी ब्याह के मौके पे वो एक बाजी वगैरह नहीं बजा रहे होते हैं, उसमें वो फूंक मार रहे होते हैं, तो एक लंबे अरसे के लिए, एक लंबे टाइम के लिए, लंबे ड्यूरेशन के लिए, 2 मिनट के लिए उनको वो हवा फूंकना पड़ता है, उसके अंदर ब्लो करना पड़ती है एयर को। तो जब वो एयर को ब्लो करते हैं, नॉर्मल हालात में वो एयर ब्लो कर रहे हैं, लेकिन उनको ज़ोर लगा के हवा को ब्लो करना पड़ता है। तो उस वक्त जो एक्सपायरेशन होगी वो पैसिव नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, एक्टिव मैकेनिज्म कहलाएगी। तो समझ में आ गई बात। 1 सेंटीमीटर ऊपर गया, 2 मिलीमीटर का फ़र्क आ गया, हवा बाहर निकल गई, और हवा के बाहर निकलने को क्या नाम दे देंगे, एक्सपायरेशन। ये नॉर्मल हालात में हो गया। स्ट्रेंशियस एक्सरसाइज में आप खुद बताते जाएँ क्या होता रहेगा, उसी मैकेनिज्म को उल्ट करते जाना है स्ट्रेंशियस एक्सरसाइज के दौरान। और स्ट्रेंशियस एक्सरसाइज के दौरान
उसी मैकेनिज़्म को आपने उल्ट करते जाना है। और बेटा आपकी हवा बॉडी से कितनी बाहर निकलेगी, दोबारा से 500 ml ही जाएगी। आपकी लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है, 5 लीटर। आपके लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है, 5 लीटर होती है। कुछ बुक्स है कि गाइटन की बुक है मेडिकल की, उसमें उसने लिखा है 5.6, वो एक इंटरनेशनल बुक है, उन्होंने 5.6 लिखा है। लेकिन हमारी जो पंजाब टेक्स्ट बुक है, ये फेडरल बोर्ड है, उसमें 5 लीटर लिखा गया। तो डेट इज़ योर लंग्स कैपेसिटी। स्ट्रेंशियस एक्सरसाइज के दौरान बेटा क्या क्या मूवमेंट आएंगी, सेम वही बात, डायफ्रामिक मसल्स रिलैक्स, अपवर्ड इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स, डाउनवर्ड इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स, और रिब्स कहाँ पे चलेंगी, रिब्स डाउनवर्ड, जिसके नतीजे में बेटा जो एरिया है वो कम होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब प्रेशर कितना बढ़ेगा, क्योंकि हम तेज़ी से भाग रहे हैं ना, तो प्रेशर कितना फ़र्क आएगा दोबारा से 100 ml का, कितना 100 ml का। इन्वायरमेंट के अंदर 760 ml होगा, लेकिन लंग्स के अंदर जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितने का आएगा, 100 ml का डिफरेंस आ जाएगा लंग्स और बाहर वाले इन्वायरमेंट के बीच में। जब इतना फ़र्क आ जाएगा उसके नतीजे में क्या होगा बेटा, देखें 100 ml का फ़र्क का मतलब कि कितना हो जाएगा लंग्स के अंदर प्रेशर, हाँ वेरी गुड, कितना आएगा 860 ml हो जाएगा। अब देखो लंग्स के अंदर 860 ml हो गया, बाहर है 760 ml, तो लंग्स के अंदर की हवा बहुत तेज़ी से बाहर निकल के जाएगी। और बेटा कितनी एट अ टाइम हम एक्सचेंज कर रहे होंगे, हरियब 2 लीटर से 3 लीटर के बीच में हम जो हवा होगी वो बाहर निकाल रहे होंगे। तो ये हमारा आ गया स्ट्रेंशियस एक्सरसाइज के दौरान एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म। सो होप सो इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, ब्रीथिंग, वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, और उसके बाद हमने देखा कि टोटल रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग क्या है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है, वेंटिलेशन क्या है, मैकेनिज्म क्या है रिलैक्स हालत में। उसके बाद हमने देखा कि रिलैक्स हालत के बाद हमने देखा स्ट्रेंशियस एक्सरसाइज में वो एक एक्टिव मैकेनिज्म क्या है, पैसिव प्रोसेस क्या होता है, राइट, समझ आ गई बात। तो यहाँ पर हम आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लाजमी तौर पर पूछ सकते हो।